हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम ज्योग्राफी में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी इस पृथ्वी के स्थल मंडल के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, विस्तार से समझते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हमारी पृथ्वी स्थिर है? इस पृथ्वी पर ये पर्वत, पठार, मैदान, ये इतनी भौतिक विषमताएं कैसे पाई जाती हैं? हम ये सुनते आए हैं कि अरावली पर्वतमाला बहुत पुरानी है और हिमालय पर्वतमालाएं अभी अभी बनी हैं, नवीन पर्वतमालाएं हैं। ये सब इस पृथ्वी पर कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों होता है? इस पृथ्वी की भूपर्पटी, सरफेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो विभिन्न आकृतियां पाई जाती हैं उन्हें हम भू आकृतियां कहते हैं और इन भू आकृतियों के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। आइए आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते आए हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड नेचर इंटरेक्शन। भूगोल मनुष्य और प्रकृति के आपसी संबंधों का अध्ययन है। किस तरह से मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता है और प्रकृति किस तरह मनुष्य को प्रभावित करती है। इस इंटरेक्शन को हम जब विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम कहते हैं ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड नेचर इंटरेक्शन। इस तरह से ज्योग्राफी के दो मुख्य भाग बन जाते हैं। एक फिजिकल ज्योग्राफी, जब हम प्राकृतिक वातावरण के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें हम सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट को विस्तार से पढ़ते हैं। तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और भौतिक वातावरण के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं तो हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये ज्योग्राफी की अलग अलग शाखाएं हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के पहले 3 प्रमुख भाग हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर। जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये इस पृथ्वी के 3 भौतिक भाग हैं। और जहाँ पर ये तीनों मंडल आपस में मिलते हैं हम इसको जैव मंडल या बायोस्फीयर कह देते हैं। लेकिन ये तीनों मंडल बायोस्फीयर के लिए आवश्यक है। इन सब से ज़रूरी है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, इंसोलेशन या सूर्य तप। इन सूर्य तप से ही इस तीनों मंडल ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये जैव मंडल के अंदर जीवन पाए जाने का कारण सिर्फ एक नहीं है, वायु या जल नहीं है। वायु भी है, जल भी है, स्थल भी है और सूर्य की ऊर्जा भी है। इसलिए पृथ्वी को हम एक अद्भुत ग्रह कहते हैं। एक अद्भुत ग्रह का नाम इस पृथ्वी को हम देते हैं। आइए इस पृथ्वी का रूप, इस पृथ्वी की भू सतह या भू परपटी, बाहरी सतह जो हम सबको नजर आ रही है, ये दिन रात बदल रही है, हर घड़ी बदल रही है, 24/7 बदल रही है। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान, ये क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। भू आकृतियों के बारे में पढ़ना, भू आकृतियों के बारे में अध्ययन करना, इसका ज्ञान प्राप्त करना, ये जियोमॉर्फोलॉजी। इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इन भू आकृतियों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म एंड थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। हम 3 अलग अलग तरह से इसको विभाजित करते हैं कि किस तरह से। सबसे पहले ये फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड है। हम इस पृथ्वी को स्थल और जल, 7 महाद्वीप और 4 महासागरों में विभाजित करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर जल और स्थल की उत्पत्ति हुई। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, कॉन्टिनेंट्स एंड
ओशियंस हम इसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म। देन वी हैव सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। अब इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग बल कार्य कर रहे हैं, अलग अलग फोर्सेस, कुछ पृथ्वी के अंदर से और कुछ पृथ्वी की बाहरी सतह पर। इनके कारण इस पहले महाद्वीपों के ऊपर पर्वत, पठार और मैदान, ये हमारे पर्वत, ये हमारा पठार और ये हमारा मैदानी भाग, हम पहले इन अलग अलग लैंडफॉर्म्स को सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में विभाजित कर रहे हैं, पर्वत, पठार और मैदान। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं जिनको हम बोलते हैं हिल्स, कोल, रिवर वैली, डेल्टा। पर्वत, पठार, मैदान के अंदर जो अलग अलग छोटे स्तर पर भू आकृतियां हैं, हम उनके बारे में जब विस्तार से पढ़ते हैं तो हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, एंड देन वी हैव हिल्स, डेल्टा, कोल एंड मैनी अदर, मशरूम्स, बालू के स्तूप। इन सब के बारे में जब हम विस्तार से पढ़ते हैं तो थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स कहे जाते हैं, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स की बात कही जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारी पृथ्वी का भूपृष्ठ बदल रहा है? हम बार बार कह रहे हैं कि ये पृथ्वी हर समय बदल रही है, हर घड़ी बदल रही है हमारी पृथ्वी। एक कैम्ब्रिज के प्रोफेसर J.A. स्टीयर्स ने एक बुक लिखी, द अनस्टेबल अर्थ, और उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा कि अवर इज एन अनस्टेबल अर्थ, हमारी पृथ्वी अनस्टेबल है। और इसकी व्याख्या उन्होंने की कि हमारी पृथ्वी के ऊपर दिन रात इस पृथ्वी के अंदर से और इस पृथ्वी के बाहर से प्राकृतिक बल कार्य कर रहे हैं, जिनके कारण इस पृथ्वी के ऊपर विषमताएं पाई जाती हैं। आप हम सब जब समाचार पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि आज इस क्षेत्र में भूकंप आ गया, आज इस क्षेत्र में ज्वालामुखी फटा, या इस क्षेत्र के अंदर आज तूफान आया या सुनामी आने की संभावना है। ये सब क्रियाएं हमारी इस पृथ्वी के भूपृष्ठ को बदलती रहती हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ को चेंज करती रहती हैं। इसलिए हम कहते हैं चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी की बाहरी भूपृष्ठ लगातार बदल रही है, लगातार चेंज हो रही। आइए इन एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज से 35 से 40 करोड़ साल पहले भूवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारी पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, एक मुश्त थे, इकट्ठे थे, जिसको हम आद्य पृथ्वी का भी नाम दे देते हैं, पेंजिया बोलते हैं। पेंजिया का अर्थ ये सभी सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और ये चारों तरफ से पेंथालसा नामक सागर से घिरे हुए थे। देखिए ये सब पेंजिया और दिस वन इज पेंथालसा सागर के नाम से। हमारा भारत कहाँ था? हमारा भारत ये था, इधर ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ये इन सब से हमारा भारत जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे 7 करोड़ साल पहले से 1 करोड़ साल पहले तक की स्थिति देखिए, किस तरह से 16 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से ये उत्तर दिशा में बढ़ा। टेथिस सागर की जगह हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ और आज हमारा भारत, जिसे हम देखते हैं हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची नवीनतम वलन पर्वतों में कहा जाता है। यानी ये एक उदाहरण है कि हमारी पृथ्वी भूतकाल से इसका भूपृष्ठ बदलता चला आ रहा है। चेंजिंग सरफेस ऑफ द अर्थ हम इसके बारे में कह सकते हैं। क्या ये भविष्य में भी बदलती रहेगी? वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप है। आप सबने अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी के बारे में सुना हो। ये अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी कही जाती है और इस रिफ्ट घाटी के अंदर आप देखिए वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि ये रिफ्ट घाटी आने वाले कल के अंदर एक और महासागर का रूप लेगी, एक और इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका, और एक नया
महासागर रूप लेगा। ये फारस की खाड़ी में पर्वतों की माला होगी, ये लाल सागर इस महासागर से जुड़ जाएगा। आने वाले कल में हमारी इस पृथ्वी पर हम इसका बदलता हुआ रूप जो देखेंगे, वैज्ञानिकों ने उसकी घोषणा आज ही कर दी है, यानी कि हमारी ये पृथ्वी दिन रात बदल रही है। अब इस पृथ्वी पर जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस, अलग अलग हमारी जो भू आकृति क्रियाएं कार्य कर रही हैं, वो दो प्रकार की हो सकती हैं, एक एक्सोजेनेटिक और एक एंडोजेनेटिक। एक वो फोर्स, वो बल जो पृथ्वी के अंदर से आंतरिक बल जो कार्य करते हैं, और एक वो बल जो पृथ्वी की बाहरी सतह पर कार्य कर रहे हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये डायस्ट्रॉफिक, सडन विवर्तनिकी बल और तेजी से लगने वाले बल, हम अलग अलग तरह से इनको बांट सकते हैं। कैसे हमारी इस पृथ्वी पर महाद्वीप, रिफ्ट घाटियाँ बने, कैसे स्लो मूवमेंट से, ओरोजेनिक फोर्सेस से पर्वत निर्माणकारी बलों ने पर्वत बनाए, कैसे ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, सबको हम अलग अलग ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से बाह्य बल है, ये आंतरिक बल इस पृथ्वी पर विषमताएं पैदा करते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत या गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करते हैं। और ये हमारे जो बाह्य बल हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, ये इस पृथ्वी को काट छांट कर और भराव करके, डिपोजिशन, निक्षेपण की क्रिया करके इसको समतल करने में लगे हुए हैं। ये दोनों बल दिन रात इस पृथ्वी पर कार्य करते रहते हैं और इस कार्य से हमारी इस पृथ्वी का रूप हर घड़ी बदलता रहता है। ये भूपृष्ठ बदलता रहता है, लेकिन इस भूपृष्ठ को बदलने में हमारे आंतरिक बलों का बहुत बड़ा योगदान है। आंतरिक बल को समझने जानने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस पृथ्वी के भूगर्भ में क्या छिपा है, ये आंतरिक बल कैसे, कब, क्यों आते हैं, ये सब जानना चाहते हैं। ये हम इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पहले चैप्टर के अंदर ये सब बातें पढ़ेंगे और ये सब बातें समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये परिचय है भू आकृतिक विज्ञान। थैंक यू वेरी मच।